आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम से। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। कोई भी यदि नक्शा है और उस पर यदि हमको क्षेत्रफल नापना है तो हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे। तो पहला पेरिनोमीटर, आइडोग्राफ, पेंटोग्राफ या ऑपिसोमीटर। तो पेरिनोमीटर का उपयोग होता है या 2 डायमेंशन जो फिगर होता है उसके एरिया को, उसके स्पेस को मापा जाता है 2 डायमेंशनल पिक्चर को। जैसे 2 डायमेंशन तो किस तरह का पिक्चर का यूज होता है, तो 2 डायमेंशन। इसके बीच यदि एरिया पड़ता है तो इसमें हम इसके एरिया को नापने के लिए हम लोग पेरिनोमीटर का यूज करते हैं। एडियोग्राफ जिसे हम लोग कहते हैं, तो यह नक्शा खींचने में इसका उपयोग करते हैं। कोई भी माप है इसको नक्शा को खींचने में किया जाता है। और पेंटोग्राफ का उपयोग होता है जो हम लोग ट्रेन या बस या ट्राम वगैरह में ऊपर में जो इलेक्ट्रिक चीज़ से सप्लाई होता है उसे ही हम पेंटोग्राफ कहते हैं। वो किस रूप में रहता है, इस रूप में रहता है। और ऑपिसोमीटर हो गया, तो ऑपिसोमीटर हमारा नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑपिसोमीटर, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB हो और दूसरे का O हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, क्या होगा। जो संभावना व्यक्त होगा, यदि किसी का दोनों सदस्यों में से एक का यदि AB हो और दूसरे का O हो तो जो ब्लड ग्रुप होगा संभावित बच्चे का वो क्या होगा। पहला है A या B होगा, दूसरा है A या B या O तीनों होगा, तीसरा है A होगा या AB होगा या O होगा, चौथा है A होगा या B होगा या AB या O होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर आंसर होगा A या AB, ये वाला हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं, तो 206 हैं। तो मानव शरीर में टोटल अस्थियां 206 हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा C 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोरस थे, तो डायनासोरस क्या थे। तो डायनासोरस क्या थे, एक स्तनपायी जो लुप्त हो गए, दूसरा विशालकाय शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटामस जाति का जन्म दिया, तीसरा हो गया अंडा देने वाली स्तनपायी, और सरीसृप जो लुप्त हो गए। तो ये क्या थे डायनासोरस, तो ये सरीसृप जो लुप्त हो गए इसी वर्ग में ये आता है। हमारा आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। तो स्तनपायी जितने भी हैं जीव उसमें श्वेत ग्रंथियां जो किससे संबंधित है, अतिरिक्त लवणों को निकालने से, पहला नंबर। दूसरा नंबर है नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, तीसरा है ताप नियमन से, या चौथा है यौन आकर्षण से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो ताप नियमन से है, यानी स्तनपाइयों में ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। तो आंसर ये है हमारा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन है कौन सी है। तो विटामिन A, विटामिन B या विटामिन C या विटामिन D। तो मानव शरीर में जो संक्रमण को रोक सकती है, जो जिससे अंदर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, वो कौन है, विटामिन C। अभी जो कोविड-19 पेशेंट हैं उन्हें अधिकतर डोज जो है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले या पदार्थ या दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये विटामिन C भी उसी काम को करता है, उसको ग्रो करता है, उसके इम्यून को ग्रो करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा विटामिन C। और उन लोगों को जो खाद्य पदार्थ हैं
वो विटामिन सी वाले जितने भी खाद्य पदार्थ है वो पदार्थ दिए जाते हैं डाइट के तौर पे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन कौन है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है, कितनी होती है? 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4 मिलियन, कितनी होती है? तो वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा बढ़ जाता है, या क्रमशः बढ़े हैं, या सहसा कम हो जाते हैं जाए, या क्रमशः कम हो जाए। तो कौन सा हमारा आंसर होगा? तो जब या जो सहसा कम हो जाएगा, यानी अचानक यदि वायु दाब का जो है वो कम हो जाए तो हम जो है उसे समझ सकते हैं कि तूफान आने की भविष्यवाणी है। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर। यदि वो धीरे धीरे यदि वायु दाब का जो मीटर है यदि धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो समझेंगे कि ये हमारे जो वातावरण है वो साफ़ हो रहा है, तो हम उसके दाब से हम अपने वातावरण का स्थिति के बारे में जानकारी कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो कौन सी जो है वो न्यूनतम तापमान पे बदल जाती है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, थर्ड हीलियम होगा या नाइट्रोजन होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम। जो हीलियम जो है वो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है यदि टेम्परेचर कम रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडा मृदु जल में डूब जाता है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में वो तैरता है। यदि कोई नमक लेते हैं, एक तनु घोल होता है और एक सांद्र घोल होता है। तो तनु घोल किसे कहते हैं? जिसमें पतलापन हो, वो वह घोल जिसमें उसकी मात्रा कम हो और जिसमें अधिक हो कोई पदार्थ की मात्रा, तो उसे हम लोग सांद्र कहते हैं। तो उसी तरह ये जो नमक के सांद्र घोल यानी नमक का जो मात्रा है विलय में वो अधिक है, तो बोला जा रहा है कि अंडा मृदु जल में, मृदु जो मीठा पानी है उसमें क्या होता है? डूब जाता है, किंतु नमक यदि हम लेते हैं और नमक का सांद्र घोल लेते हैं तो उसमें वो डूब जाता है। तो किन कारणों से डूबता है? तो पहला, अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। दूसरा, एल्युमिनियम नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है या जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो कौन सा होगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पहला नंबर, अंडा घोल से नमक का अवशोषण कर लेता है। तो अंडा क्या करता है? घोल में जो नमक रहता है उसमें उसका अवशोषण कर लेता है और उसको फैल जाता है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ एक साथ मिला लें, अपने हाथ ऊपर उठा लें, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें या हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। तो क्या है क्वेश्चन कि किसी भी व्यक्ति को यदि मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच में अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करनी चाहिए? तो थर्ड नंबर हमारा आंसर होगा, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें। यदि हम अपने हाथ को बाहर की ओर फैला देंगे तो इससे हमारा क्या होगा? मतलब अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए कम हो जाएगी हमारी चाल। जो चाल हम जब घूर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं कोई चाल में, तो वो चाल धीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारूद एक मिश्रण होता है और बालू और टीएनटी का मिश्रण होता है बारूद, टीएनटी और चारकोल का मिश्रण होता है बारूद, या नाइटर या सल्फर चारकोल का होता है, या सल्फर
बालू और चारकोल का होता है। तो किसका होता है? तो जो बारूद बनता है वो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मुख्य रूप से रहता है इसमें मिश्रण। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा नाइटर, सल्फर और चारकोल, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो पहला सुक्रोज है, दूसरा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या माल्टोज है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी है इसमें? तो फ्रक्टोज होगा हमारा आंसर, यानी 3rd नंबर आंसर। कौन सा? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो है वो मीठी शर्करा भी इसे कहा जाता है, फ्रक्टोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और तो क्यों प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको धीमा करने के लिए विमंदक के तौर पे किया जाता है। तो ये हमारा नहीं होगा। तो 3rd नंबर आंसर होगा हमारा, किस में किया जाता है? विमंदक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3rd। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? यानी ऊर्जा का, यदि आने वाले भविष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत देखें तो हीलियम 3 को माना गया है। तो बताना है कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें से किस पिंड में ये काफ़ी मात्रा में, तो पृथ्वी है, चंद्र है, शुक्र है या शनि है। तो जो हीलियम 3 की मात्रा है सबसे अधिक है वो चंद्रमा में है। यहाँ पे हीलियम 3 का परसेंटेज अधिक है और इसे ऊर्जा का स्रोत भी माना गया है। भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है चंद्र पे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।